नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज में। आज हम आपके बीच अंक 1 पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि इसके पूर्व आपको हमने शून्य के बारे में बहुत सी जानकारियां आपको दी थी और शून्य का प्रयोग जहां जहां भी होता है उससे हमने आपको परिचित कराया था। तो आज का जो टॉपिक है आपका वो 1 है और 1 जो होता है वो प्रथम प्राकृतिक संख्या है। और अगर मैं अंक की बात करता हूं तो 1 जो अंक है वह सबसे छोटा दूसरे नंबर का अंक होता है, जैसे 0 के बाद 1 का स्थान आता है। और अगर मैं पूर्णांक की बात करूं तो पूर्णांक में इसका स्थान दूसरे नंबर पे आता है, पहले 0 आता है फिर 1 आता है। इसी तरह से आपकी संख्याएं पूर्णांक में बढ़ती जाती हैं। एक संख्या एक ऐसी संख्या है जो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य, क्योंकि किसी भी संख्या के भाज्य या अभाज्य होने के लिए उसके कम से कम 2 गुणनखंड होने चाहिए और एक वह संख्या हो और एक उसका 1 हो। लेकिन एकमात्र ऐसी संख्या है जिसके केवल और केवल 1 गुणनखंड होते हैं, क्योंकि 1 भी स्वयं वही संख्या है। और प्रथम विषम संख्या 1 होती है और क्रमिक प्राकृतिक संख्या के बीच का जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, वह 1 होता है। जैसे मान लीजिए 1 के बाद 2 के बाद 3, इस तरह से जब हम मान को प्राकृतिक संख्या को बढ़ाते जाते हैं तो 1 का अंतर आता है। अगर मैं बात करूं किसी भी संख्या में अगर मैं 1 से गुणा करता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने 18 दिया, अगर मैं 1 से गुणा करता हूं तो आपका मान वही संख्या आएगा। और अगर मैं किसी संख्या में 1 से भाग देता हूं तब भी आपका मान वही आएगा। जैसे 18/1 करने पर आपका जो मान आएगा वह 18 ही आएगा। 1 का चाहे वर्ग किया जाए, चाहे वर्गमूल निकाला जाए, चाहे घन किया जाए और चाहे घनमूल निकाला जाए, सदैव आपका मान 1 ही होता है। जैसे 1 का वर्ग करने पर 1, 1 का घन करने पर 1, 1 का वर्गमूल भी 1 और 1 का घनमूल भी 1 होता है। इसके अतिरिक्त किसी भी संख्या का अगर आधार कुछ भी हो लेकिन अगर घातांक 1 हो तो वह संख्या वही संख्या ही उसका मान होती है। जैसे मान लीजिए हमने आपसे बताया कि 15 के पावर 1, आधार आपका 15 था, घातांक आपका 1 है, तो आपका जो मान आएगा 15 ही होगा। 165 के पावर 1 तो आपका मान जो है वो 165 भी 65 ही होगा। इसके अतिरिक्त पूर्णांक को जब हम भिन्न में बदलते हैं तो उसके बटे के रूप में हम 1 लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी आपका मान 15 है, इसको आपको बदलना है भिन्न में, तो उसको हम 1 से भाग दे देंगे तो आपका जो मान आएगा वह भिन्न में बदल जाएगा। और याद रखिएगा कि जहाँ पर अंश न हो, हर न हो, वहाँ पर आपका मान 1 होता है। इसके अतिरिक्त यदि आधार का मान 1 हो और घातांक का मान चाहे विषम हो, सम हो, कुछ भी हो, ऐसी स्थिति में जो आपका मान आता है सदैव वही होगा। जैसे 1 के पावर 9600 बराबर 1 होगा और 1 के पावर अगर मैं 9543 देता हूं तब भी आपका मान 1 ही होगा। तो अब आप समझ चुके हैं कि 1 का आधार का मान 1 हो, घातांक का मान कुछ भी हो, सदैव आपका जो मान आएगा वह 1 ही होगा। अब मैं आगे बताने जा रहा हूं कि अगर आपके आधार का मान -1 हो और घातांक का मान आपका सम संख्या हो, जैसा कि आपको पता है कि सम संख्या वह संख्या होगी जिसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 होगा। तो याद रखना है कि अगर आधार का मान 1 हो, -1 हो और घातांक का मान कोई सम संख्या हो तो उसका मान सदैव 1 में आएगा। इसके अतिरिक्त अगर आपके आधार का मान ऋण 1 हो और आपके घातांक का मान कोई विषम संख्या हो, जैसा कि आपको पता है कि विषम संख्या में जो मान होता है वह इकाई के स्थान पर 1, 3, 5 या 7 होता है। तो आपको याद रखना है कि अगर आधार का मान ऋण 1 हो और घातांक का मान कोई विषम संख्या हो तो ऐसी स्थिति में जो आपका मान आएगा वह सदैव ऋण के रूप में आएगा, ऋण 1 के रूप में आएगा। तो चलिए आगे मैं आपको इससे संबंधित और भी जानकारी देने जा रहा हूँ, तो जल्दी से आप लोग लगे रहिए। यदि आधार का मान ऋण 1 हो और घातांक का मान विषम संख्या हो तो आपका मान मैंने बताया कि ऋण 1 आता है। लेकिन अगर किसी भी संख्या को जो धनात्मक है, पूर्णांक के रूप में है, अगर उसमें हम -1 से भाग देंगे तो हमारा जो मान होगा वो माइनस में आपका वही पूर्णांक आ जाएगा। जैसे 5/1 बराबर ऋण 5 होगा। और अगर आपका पूर्णांक में दिया गया मान ऋण में हो और उसमें हम -1 से भाग देंगे तो जो हमारा मान आएगा वह प्लस में वही पूर्णांक आएगा। चलिए इसके अतिरिक्त और भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ
कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 1 हो तो उसका वर्ग करने पर सदैव इकाई के स्थान पर 1 ही आएगा। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर 11 का वर्ग करेंगे तो आपका 121 आएगा, 1 का वर्ग करेंगे तब भी आपका जो मान आएगा वह इकाई पर 1 ही आएगा। इसके अतिरिक्त अगर मैं 1 वाली संख्या का घन करता हूँ तो चाहे हम जो भी लिख दें, लेकिन अगर मेरे इकाई पर 1 है तो चाहे वर्ग करा जाए चाहे घन किया जाए, सदैव उसके इकाई के स्थान पर 1 ही आएगा। तो चलिए, इसके अतिरिक्त आपको यह बात याद रखनी है कि किसी भी संख्या के यदि इकाई के स्थान पर 1 है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 121 दिया तो इसके वर्गमूल के इकाई के स्थान पर 1 आएगा या तो आपका मान 9 आएगा। जैसे मान लीजिए हमने 81 दिया तो 9 हो गया, इसके अतिरिक्त आपका 361 दिया तो आपका यहाँ पर 19 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि यदि किसी संख्या के जो पूर्ण वर्ग वाली संख्या हो उसके इकाई के स्थान पर यदि 1 होता है तो उसके वर्गमूल में या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा, इसके अतिरिक्त कोई भी अंक नहीं हो सकता है। चलिए, अब मैं इसके संबंध में कुछ और भी जानकारी आपको देने जा रहा हूँ कि यदि किसी संख्या में जिसके इकाई के स्थान पर 1 हो तो गुणा किया जाए तो इकाई के स्थान पर 1 ही होता है। जैसे मान लीजिए बहुत सी संख्याएं आपके सामने दी जाए और सभी संख्याओं के इकाई के स्थान पर आपका मान 1 हो, तो अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर सभी के इकाई के स्थान पर 1 हो तो सदैव आपके इकाई के स्थान पर 1 ही आएगा। जैसा कि हमने आपको बता दिया कि 1 गुणे 1 गुणे 1 कितना भी मान आप करेंगे, अगर सबके यूनिट के स्थान पर 1 है तो आपका जो मान आएगा हल करने पर उसके इकाई के स्थान पर सदैव 1 ही आएगा। चलिए, कुछ और भी नियम हम आप समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 1 न होकर के बल्कि 9 दिया गया हो, तो अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर 9 का मान जो इकाई के स्थान पर दी गई संख्या है उसमें 9 का मान जो आपका है इकाई के स्थान पर सम बार हो, तो ऐसी स्थिति में सदैव आपका इकाई के स्थान पर 9 1 ही आता है। जैसे मान लीजिए मैंने दिया आपको 549, यहाँ पर आपको ये मान दिया गया, ये 4759, 6789। अब आपको यहाँ देखना है, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, 1 2 3 और 4। अब आपको यहाँ देखना है कि यदि 9 का प्रयोग इकाई के स्थान पर सम बार दिया गया हो, ऐसी स्थिति में सदैव इकाई के स्थान पर आपका मान 1 ही होगा। चलिए, इसके अतिरिक्त कुछ और भी नियम आपको बताने जा रहा हूँ। जैसा कि अगर सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, सम को विषम बनाना हो और विषम को सम बनाना हो, तो अगर उस संख्या में हम 1 जोड़ते हैं या तो 1 घटाते हैं तो वह संख्या सम से विषम और विषम से सम हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने एक अंक लिया 13 में मैं 1 जोड़ता हूं तो 13 और 1 14 हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि 13 तो विषम थी लेकिन बन क्या गई, ये सम बन गई। जैसे मान लीजिए ये आपके सामने 15 है, 15 में से मैं 1 घटाता हूं तो आपका मान 14 आएगा और 14 आपका ये सम संख्या है। तो आप समझ चुके होंगे कि अगर सम संख्या विषम संख्या दी गई हो उसमें अगर मैं 1 जोड़ता हूं या 1 घटाता हूं तो हमारा जो मान आएगा वह सदैव एक सम संख्या होगी, 1 वाले मान के पहले वाले विषम वाले मान को छोड़ करके। इसके अलावा जैसे मान लीजिए मैंने आपको दिया सम संख्या दे दिया गया और उसमें मैं 1 घटाता हूं तो जो आपका मान आएगा वह विषम संख्या होगा। जैसा कि चाहे मैं 1 घटा दूं चाहे और 1 जोड़ दूं, तो आप देख सकते हैं कि सम को विषम बनाना हो विषम को सम बनाना हो, उस संख्या में अगर मैं 1 जोड़ता हूं या 1 घटाता हूं तो सम का परिवर्तन विषम में और विषम का परिवर्तन सम में हो जाएगा। इसके अतिरिक्त गुणात्मक प्रतिलोम, जैसा कि आप सभी को ये बात मालूम होगी कि गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि जब 2 मानों को आपस में गुणा किया जाए और गुणा करने पर उनके मान आपके 1 हो जाएं तो वे संख्याएं एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम की अगर मैं बात करता हूं तो 4/3 हो जाएगा, क्योंकि 4 से कटेगा 4, 3 से कटेगा 3, तो आपका मान 1 हो जाएगा। तो अगर किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम याद करना हो तो उसमें हमें करना क्या है, जो मान रहेगा आपका वही रहेगा लेकिन मान उल्टा हो जाएगा। चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा लेकिन मान आपका उलट जाएगा। तो आप समझ चुके हैं इस प्रकार के प्रश्न जिसमें कि आपका 1 का प्रयोग होगा। आज हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं और आपको 1 के संबंध में बहुत सी जानकारी दी जा रही है। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं
और आपके सामने एक प्रश्न है कि यदि भाजक तथा भाज्य का मान समान हो तो भागफल सदैव एक आता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 15 है, यहाँ भी 15 है, तो 15 में 15 भाग देंगे तो आपका जो मान आएगा वो जो भागफल आएगा वो क्या होगा, ये एक आएगा। जैसे आप समझ सकते हैं कि ये भाज्य है, ये भाजक है, तो भागफल का जो मान आएगा वह एक होगा। या भागफल ज्ञात करना दिया गया हो और भाजक निकालना हो तभी भी आपका मान वही आएगा। इसके अतिरिक्त किसी संख्या को जो पूर्णांक में हो उसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है कि उसी का उल्टा मान, या 1 के बटे में। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि a का व्युत्क्रम 1/a होगा। इसके अतिरिक्त 2/3 का व्युत्क्रम 3/2 होगा। तो ऐसी अभी और भी आपको जानकारियां दी जा रही हैं, तो जल्दी से आप लोग इस प्रश्नों को और भी लोगों तक शेयर करते रहिए। जैसा कि आज आप सभी को अंक 1 से परिचय कराया जा रहा है और जहाँ जहाँ भी अंक 1 का प्रयोग होता है उससे संबंधित आपको बहुत सी जानकारियाँ दी जा रही हैं। तो चलिए मैं आगे बताने जा रहा हूँ। और पूर्ववर्ती संख्या, जैसा कि आप सभी को ये बात पता होगी कि पूर्ववर्ती का मतलब होता है एक पहले की संख्या, और किसी भी संख्या की पूर्ववर्ती निकालने के लिए हम उस संख्या में एक घटा देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है संख्या, यहाँ पर लिख दिया है पूर्ववर्ती, तो 5 के पहले जो संख्या आएगी वह 4 होगी, 6 के पहले जो है 5 होगी, 11 के पहले आपका 10 होगा। लेकिन अगर यही मान आपका ऋण में दिया हो तो अगर ऋण में से आप ऋण वाले मान से 1 घटाते हैं तो आपका मान ऋण 12 के पहले ऋण 13 होगा। तो यही थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी है कि धनात्मक मान में क्या होगा और ऋणात्मक मान में क्या होगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि धन वाला मान जो होता है वह बड़ा होगा और ऋण वाले मान में जितना छोटा होगा उतना ही बड़ा, और जितना बड़ा होगा उतना ही छोटा। अब आप समझ सकते हैं कि ऋण 12 से पहले ऋण 13 आएगा, इसीलिए यहाँ पर ये घटाने पर इसका मान ऋण के रूप में 12 से घट करके 13 हो गया। इसके अतिरिक्त अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या, इसका मतलब होता है कि एक आगे की संख्या। जब हम किसी संख्या की अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या निकालते हैं तो उस संख्या में हम 1 जोड़ देते हैं। जैसे चाहे मैं उत्तरवर्ती की बात करूं या अनुवर्ती की बात करूं, हम 1 जोड़ेंगे। 6 के अनुवर्ती संख्या आपकी क्या होगी, 7 होगी। 13 की अनुवर्ती 14 होगी। -12 की -11 होगी और -16 की -15 होगी। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम 1 जोड़ते हैं तो प्लस वाले मान में आपका 6 का 7 हो गया, लेकिन माइनस वाले मान में -12 के बाद जो आपका मान आएगा -11 आएगा। तो थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी है, चिन्ह का ध्यान रखना है, तो आपको इस प्रकार के प्रश्न आप समस्या नहीं रहेंगे। तो चलिए, इसके अतिरिक्त जितने अंकों की छोटी छोटी संख्या लिखनी हो, आप देख सकते हैं जितने अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखनी हो, पहले तो हम 1 बार 1 लिखते हैं। जितना मान कम पड़ता है उतना हम शून्य दाईं तरफ बढ़ा देते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो आपका आंसर होगा 1 होगी। 2 अंकों की अगर मैं छोटी संख्या की बात करता हूं तो 1 बार तो आप 1 लिखेंगे और 1 0 बढ़ा देंगे। इसके अतिरिक्त अगर मैं कहता हूं कि 3 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, तो आप बताएंगे कि 1 लिखने के बाद 2 0 अर्थात 100 हो जाएगा। तो आपको यह पॉइंट, इस बात को याद करना होगा कि यदि जितने अंकों की न्यूनतम संख्या पूछी जाए, 1 बार 1 लिखते हैं और जितना मान कम पड़ता है उसके दाहिनी तरफ उतने हम शून्य बढ़ा देते हैं। इसके अतिरिक्त अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि 1 से लेकर के 100 तक की गिनती लिखने पर अंक 1 का प्रयोग कितनी बार होगा, तो आप देखेंगे कि अंक 1 कहाँ कहाँ होगा। 1 में आएगा, 10 में आएगा, 11 में, 12 में, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91 और 100। अब आप देखेंगे कि 1 का प्रयोग कई बार हुआ है, गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये 21। तो अब आप देखेंगे कि अंक 1 का प्रयोग, अगर मैं 1 से लेकर के 100 तक की गिनती लिखता हूं तो अंक 1 का प्रयोग 21 बार होगा। तो इसके अतिरिक्त 1 अंक की अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 अंक की कुल कितनी संख्या होगी, तो आपका उत्तर होगा 9। इस बात को आप याद रखिएगा
कि 1 अंकों की कुल संख्याएं कितनी होगी, तो आपका आंसर होगा कि 9, क्योंकि 1 से लेकर के 9 तक ही काउंटिंग नंबर यहाँ पर जो ये संख्या होगी 1 अंक की, क्योंकि 9 के बाद जो आपका 10 होगा वो 2 अंक की हो जाएगी। इसके अतिरिक्त एक चक्कर में तय की गई दूरी जो है उसकी परिधि होती है। इसके अलावा अपने स्थान पर कोई व्यक्ति एक चक्कर अगर घूम लेता है तो उसके द्वारा बनने वाला जो कोण होता है वह 360 डिग्री का होता है। इसके अतिरिक्त आपके त्रिकोणमिति में भी कुछ सूत्र आपके जहां पर 1 का प्रयोग होता है। तो चलिए हम इस बात को नोट करा देते हैं कि अगर आपको दिया जाए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, आप इसको पक्षांतर कर सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। इसके अतिरिक्त 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इसके अलावा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसके अतिरिक्त आपका जो सूत्र होता है वह टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। इसके अतिरिक्त जो आपका सूत्र काम करता है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर आपका जो मान है यह है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर काट स्क्वायर थीटा, और काट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके अतिरिक्त आपका जो सूत्र होता है वह साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो चलिए जल्दी जल्दी इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। जहाँ जहाँ भी 1 का प्रयोग होगा आज हम आपसे उसी बात पर चर्चा कर रहे हैं। और जैसे आपके सामने एक दिया गया है कि साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा होगा, कास थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा होगा, टेन थीटा बराबर 1 बटे काट थीटा होगा, काट थीटा का मान 1 बटे टेन थीटा होगा। इसके अतिरिक्त सेक थीटा का मान 1 बटे कास थीटा होगा, और आपका कॉसेक थीटा का मान जो होगा वह 1 बटे साइन थीटा होगा। तो जल्दी से इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए। इसके अलावा आपका साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान 1 होता है, कास थीटा इंटू सेक थीटा का मान भी आपका मान 1 होता है। इसके अतिरिक्त अगर हम टेन थीटा गुणे काट थीटा का गुणा करते हैं तब भी आपका मान 1 ही होता है। तो चलिए हम कुछ और भी यहाँ पर देख लेते हैं कि जहाँ जहाँ भी आपका प्रयोग त्रिकोणमिति में हो रहा है। जैसा कि आपको पता है कि साइन 90 का मान 1 होता है। इसके अलावा आपका कास 0 का मान भी 1 होता है, कासेक 90 का मान 1 होता है। इसके अतिरिक्त आपका सेक 0 का मान भी 1 होता है। इसके अतिरिक्त टेन 45 या काट 45 इन दोनों का मान ही आपका 1 होता है। तो आप देख सकते हैं कि 1 का प्रयोग इतनी जगहों पर होता है। इसके अतिरिक्त अगर मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं तो आप बताएंगे कि 12 महीने होते हैं। एक दिन में घंटों की संख्या तो आप बता सकते हैं कि कुल 60, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 दर्जन में 12 वस्तु, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार समझ सकते हैं कि अंक 1 का प्रयोग जहाँ जहाँ भी होता था हमने प्रयास किया है कि आपको उनसे मैं आप परिचित कराऊं। तो इन सभी बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे तो बहुत सी जानकारी आपको एक से एक संबंध में मिल जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम आपके बीच किसी और संख्या के बाद या किसी और रोचक तथ्य के साथ आपके बीच फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।